गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम आर्यन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी अच्छे होंगे, हमारी ऐसी कामना भी है कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए आज हम अपना देरी ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यही आज का हमारा जो क्लास में पूरा चर्चा करेंगे कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो कैसा पद है, उनका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कौन सा पद, मतलब उस पद का आपको निर्वाचन कौन करते हैं यानी नियुक्ति कौन करते हैं। इसी पर आज हम पूरे क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आपको 12th स्टैंडर्ड्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो महान्यायवादी है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और साथ ही साथ आपको जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें भी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अनुच्छेद से प्रश्न आता है, यहाँ से फिर आपको कौन कौन कितने बार बने थे महान्यायवादी भारत के, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का हम अपना जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। इससे पहले का जितना वीडियो है आपको एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वहाँ से इससे पहले जितना भी वीडियो है उस सबको कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका कुछ परिचय। जो महान्यायवादी का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 76 और भाग 5 में है, आर्टिकल 76, और जो भाग कहेंगे वो आपको हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार के प्रथम आपको मतलब भारत के प्रथम अगर महान्यायवादी के बारे में पूछेगा तो MC सीतलवार। यहाँ से ये जो दो क्वेश्चंस हैं वो 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये क्वेश्चंस है यानी ये तीनों जो आपको क्वेश्चंस हैं, यहाँ तीनों जो क्वेश्चन है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो ये पूरा आपको टॉपिक ही है, और जो क्वेश्चंस आपको 12th के लिए होंगे उसमें हम टिक लगाते चलेंगे, वहां से आपको कवर हो जाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम भारत के महान्यायवादी कहेंगे तो MC सीतलवार। वर्तमान में अगर पूछेगा तो R वेंकट रमणी। ठीक है, और ये 16वें महान्यायवादी के पद पर आपको नियुक्त हुए हैं, R वेंकट रमणी। अगला देखिएगा तो सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी और साथ ही साथ भारत का महाधिवक्ता। महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वहीं पे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको भारत का महाधिवक्ता। एक और होता है भारत का अपर महाधिवक्ता, जो आपको भारत के महाधिवक्ता होते हैं उनके सहायता के लिए भारत का अपर महाधिवक्ता होता है, जिसे हम कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का अपर महाधिवक्ता, इसीलिए आप लोग उसके नीचे ही लिख लीजिएगा भारत का अपर महाधिवक्ता, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर आपको जनरल हम भारत के अपर महाधिवक्ता को कहते हैं। तो 3 एक पद हुआ भारत का महान्यायवादी, ये आपको सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, ये आपको सर्वोच्च स्तर पर है यानी हम मेन है। भारत का महाधिवक्ता जो है वो आपको भारत का महान्यायवादी का एक हेल्पर के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद जो भारत का आपको अपर महाधिवक्ता है वो भारत का महाधिवक्ता के हेल्प के लिए काम करेंगे, जिनको कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप जो परिचय है इसे आप क्लियर कीजिए, इसके बाद हम जो बात बोलेंगे वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यह सब क्या था। तो चलिए इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो हमारा एक पॉइंट है चर्चा में क्यों, यानी महान्यायवादी। अब आप सोचते होंगे कि भाई अनुच्छेद 76 में चर्चा है संविधान के, यहाँ पे बहुत सारी बात है। संविधान के अनुच्छेद 76 भाग 5 में इसकी चर्चा भी है, परंतु संविधान इसके पद, यह जो पद है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह पूरा जो नियुक्ति कार्य है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 76 और भाग 5 में इसका बस उल्लेख कर दिया गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो आपको भारत सरकार का पूरा कानूनी मतलब कानून के तहत जितना भी कानूनी प्रक्रिया है उस सब को भारत का महान्यायवादी हैंडल करेगा। जैसे हमारा आपका वकील होता है, यानी कोर्ट में अगर जाइएगा तो लड़ने के लिए कौन चाहिए, वकील चाहिए। तो वैसे ही भारत सरकार की तरफ से कोई भी अगर कोर्ट में अगर मान लीजिए कि भारत सरकार के खिलाफ कोई भी अगर
मुकदमा जाहिर हुआ तो उस पर भारत सरकार भी कोई वकील चाहिए, तो वही वकील होते हैं महान्यायवादी, उनको नाम दिया गया। ठीक है, भारत सरकार ने उनका नाम क्या कर दिया, तो महान्यायवादी, वकील न कहकर उनको महान्यायवादी कह दिया गया। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये आपको वकील ही है, यानी भारत सरकार के एक वकील है और कानूनी सलाहकार है। विधि सलाहकार क्या होता है, कानूनी सलाहकार है। तो चलिए हम चर्चा में क्यों जो टॉपिक मतलब पॉइंट है उसको चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भारत सरकार ने मुकुल रोहतगी को, देखते चलिएगा, भारत सरकार ने मुकुल रोहतगी को महान्यायवादी बनने का प्रस्ताव दिया परंतु उन्होंने ठुकरा दिया। भारत सरकार ने यह कब दिया था, तो आपको के वेणुगोपाल के बाद इनको मुकुल रोहतगी को आपको भारत का जो महान्यायवादी होता है बनने का प्रस्ताव दिया परंतु उन्होंने ठुकरा दिया। तो यहाँ से क्लियर रखिएगा कि भारत सरकार ने के वेणुगोपाल के बाद किसको महान्यायवादी पद दिया था परंतु उन्होंने ठुकरा दिया, तो वो हो जाएंगे आपको मुकुल रोहतगी। अब सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सरकार ने आर वेंकट रमनी को महान्यायवादी नियुक्त कर दिया। आर वेंकट रमनी ने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। ठीक है, मुकुल रोहतगी जब आपको मना कर दिए कि नहीं हम महान्यायवादी नहीं बनेंगे, सरकार ने प्रस्ताव भेजा था परंतु उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं हमको महान्यायवादी नहीं बनना है, तो सरकार ने आर वेंकट रमनी यानी वर्तमान के भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी ही हमारे उनको प्रस्ताव दिया गया और उनको नियुक्त कर लिया गया। ठीक है, आर वेंकट रमनी ने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। स्थान लेने का मतलब क्या है, आर वेंकट रमनी से पहले आपको 15वें कौन थे, तो आपको के वेणुगोपाल 15वें कौन थे, तो के वेणुगोपाल। आर वेंकट रमनी बने आपको 16वें महान्यायवादी। अगला देखिएगा, यह पद भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी का पद कहलाता है, यानी यह जो पद है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि यानी कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, अधिकारी भी। ठीक है, यहाँ पे अधिकार और सलाहकार दोनों चलेगा। कानूनी सलाहकार या कानूनी अधिकारी का पद कहलाता है, यानी यह भारत सरकार का सर्वोच्च, यानी आपको यहाँ से ये जो मतलब ये वकील है महान्यायवादी, इनके नीचे सभी कार्य करेंगे, यानी कानूनी तौर पर अगर कोई केस हुआ तो वहाँ पे इनके नीचे यानी भारत का जो महान्यायवादी महाधिवक्ता तय किया गया है वो भी आपको महान्यायवादी के नीचे कार्य करेंगे। फिर उसके बाद जो अपर महाधिवक्ता तय किया गया है एडिशनल वाले, उनको भी महाधिवक्ता के नीचे कार्य करना है, वो दोनों हेल्पर रहेंगे और ये पूरा रूप से कार्य करेंगे। तो आपको के वेणुगोपाल 15वें थे और जो अभी वर्तमान में आर वेंकट रमनी वो आपको 16वें बने हैं। तो इस पर आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, अगला देखिएगा, महान्यायवादी का पद, यानी अब महान्यायवादी का पद किस रूप में है, कैसा है, इसका क्या कार्य होगा, किस लिए इसको नियुक्त किया जाता है, अब वही उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते रहिएगा, इसको अच्छा से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 आपको पहले ही बताया था, आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद आपको 76 और भाग 5 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और भाग 5 में आपको महान्यायवादी पद का उल्लेख है। बस इतना ही संविधान इसमें हस्तक्षेप करता है, इसके अलावा संविधान पूरा कार्य जो करते हैं वो राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। यानी यह जो आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो महान्यायवादी हैं वो पूरा जो हो जाते हैं निर्भर, वो आपको राष्ट्रपति के ऊपर होते हैं। जैसे राज्यपाल एक राज्य में आपको राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी प्रकार आपको वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यपाल, परंतु यह आपको उनका आदेश अनुसार पूरा कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, यह भारत सरकार में के प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा देखिएगा, प्रथम इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको जानते हैं कि आप लोग जो आपको अटॉर्नी जनरल है यानी महान्यायवादी वो प्रथम हो जाते हैं, भारत का महाधिवक्ता उनके कार्य के लिए होते हैं यानी सहयोग के लिए होते हैं, वही सॉलिसिटर जनरल और वहीं पे एडिशनल सॉलिसिटर कहेंगे यानी आपको अपर कहेंगे, तो वहाँ पे कौन हो जाएंगे, आपको तीसरे नंबर पे आ जाएंगे आपको भारत के अपर महाधिवक्ता। तो अगला देखिएगा कौन सा पॉइंट है, तो यह न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है, यह न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। आपको पहले थोड़ा सा बोले थे जब परिचय बताए थे तो उसमें बोले थे, थोड़ा सा चर्चा किए थे कि अगर आपका हमारा वकील है तो वकील हमारा केस लड़ेगा, तो इसी प्रकार अगर भारत सरकार पर कोई मुकदमा हुआ तो उसका केस कौन लड़ेगा, तो यही वकील है।
पर इनका वकील न रखकर भारत सरकार के ने क्या नाम दिया था, तो महान्यायवादी नाम दे दिया था, यानी अटॉर्नी जनरल। एक थोड़ा सा पद हो गया, इज्जत हो गया, गरिमा हो गया कि भाई चलो भारत सरकार का एक वकील है तो उसे वकील कैसे बुलाया जाए, तो एक पद दे दिया गया। उसी में आपको वही पद का उल्लेख कर दिया गया अनुच्छेद 76 और भाग 5 में इसका उल्लेख कर दिया गया। और यह भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत सरकार प्रमुख वकील है, इसलिए इनको कोई भी राज्य क्षेत्र में या कोई भी देश में ये आपको भारत सरकार की ओर से कहीं भी सुनवाई करवा सकते हैं, यानी दलील आपको पेश कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस के द्वारा आपको दलील पेश कर सकते हैं महान्यायवादी। अगला देखिएगा, तो यह देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। बोले थे कि आपको यह देश के किसी भी न्यायालय हो या साथ ही साथ राज्य में आपको कहीं भी कोई भी सीमा क्षेत्र नहीं है इनका, भारत के अंतर्गत कोई भी सीमा क्षेत्र नहीं है। भारत सरकार के आपको यह वकील ही है, तो पूरा भारत सरकार के अंडर जितना आपको चीज आएगा, क्षेत्र आएगा, वो सभी में आपको यह सभी न्यायालयों में आपको जाकर यह सुनवाई कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी यह पूरा का पूरा किस पर निर्भर होते हैं, तो आपको राष्ट्रपति के ऊपर यह पूरा आपको निर्भर होते हैं। राष्ट्रपति इनका सारा यानी वेतन भत्ता, इनको क्या सुविधा दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इनको कब हटाना है, कभी भी हटाया जा सकता है। इनका ऐसा है कि आप आज इनको बनाया गया, 2 दिन रखा जाएगा, अगला दिन हटा दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इनको 3 साल 4 साल भी प्रमोट किया जा सकता है। तो इनका कोई मतलब जब पूरा का पूरा यह राष्ट्रपति पर ही निर्भर है। राष्ट्रपति अगर कहेंगे इनको सोने के लिए तो सोएंगे, उठने के लिए उठेंगे, यानी जितना आपको कार्य करेंगे वह राष्ट्रपति के आदेश पर ही महान्यायवादी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या अगला पॉइंट कर रहा है। तो देखिएगा, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है। ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। यानी यहाँ पे क्या करे कि महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है। यानी जो महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं उनका क्या योग्यता है, तो वो उनका योग्यता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होता है। यानी जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जिनके पास आपको योग्यता है वही भारत के महान्यायवादी बनते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके होते हैं या आपको वो बनने के योग्य हों, उन्हीं को महान्यायवादी बनाया जाता है। अब कानून, ये कानूनी सलाहकार है, ठीक है, पूरा न्यायालय में कानूनी के रूप में कानून रूप में आपको यह नजर आते हैं, यानी वकील के रूप में नजर आते हैं। तो एक वकील कैसे जानेगा, कोई आम इंसान तो बन नहीं सकता है। आप यूपीएससी फाइट कीजिएगा, चाहे आप कोई भी अगर एग्जामिनेशन क्रैक कीजिएगा, बड़ा से बड़ा एग्जामिनेशन, तो उसमें तो आप नहीं चल जाइएगा महान्यायवादी बनने, जब तक आपको वकालत का अनुभव नहीं रहेगा, जब तक आप वकील के मतलब आप वकील कम से कम आप 10-12 साल, आप 15 साल, कम से कम 15-16 साल के आसपास आप जब तक वकालत नहीं किए रहिएगा तब तक आपको पता नहीं रहेगा कि क्या होगा, यहाँ पे कैसे समझाया जाए, कैसे केस को उलझाया जाए। इसलिए जो आपको यहाँ पे योग्यता रखा गया है महान्यायवादी का, वो आपको उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं यानी जज होते हैं, उनके नियुक्ति का जो योग्यता रखा गया है वही इनके भी मतलब इन्हीं को न्यायाधीश को ही उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे बनाया जाता है ज्यादा से ज्यादा महान्यायवादी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। आपको बताए थे कि संविधान में बस अनुच्छेद 76 और भाग 5 का चर्चा कर दिया गया है, उसके बाद कोई भी चीज का वेतन भत्ता, कार्यकाल, कितना साल रहेंगे नहीं रहेंगे, आपको उनको रुपया कितना दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पद से कब हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, वो सभी किन पर निर्भर है, तो आपको राष्ट्रपति पर निर्भर है। कोई भी कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है। अगला है, महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देते हैं। विधिक मामलों क्या हो गया, विधि मतलब कानून होता है, तो विधिक कानूनी मामलों पर यानी कानूनी सलाहकार के रूप में भारत सरकार के यहाँ काम करते हैं और उन्हीं का इनको पूरा मतलब वेतन मिलता है, आपको भत्ता मिलता है। आपको जो कार्य कहते हैं राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति किनके कार्य पर कहते हैं, तो मंत्री परिषद जो कार्य मतलब कहती है मतलब ऐसा यहाँ पे
अगर कोई केस फंसा तो वहाँ मंत्री परिषद बोलेगा राष्ट्रपति को कि उनको बोलने के लिए, तब राष्ट्रपति इनको आदेश देंगे तो महान्यायवादी वहाँ पे कार्य करेंगे। तो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। एक बात याद रख लीजिएगा कि जो संविधान होता है वहाँ पे आपको आर्टिकल 76 और भाग जो 5 होता है वहाँ पे चर्चा कर दिया गया है। उसके बाद सारा का सारा भार आपको राष्ट्रपति संभालते हैं और जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो संभालती है। ठीक है, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन्हीं योग्यताओं का आवश्यक होता है जो आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आइए अगला टॉपिक पे चर्चा करते हैं, महान्यायवादी की शक्तियां के बारे में। और अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद कुछ। ठीक है, इस अनुच्छेद जितना अनुच्छेद बताया जाएगा यहाँ से आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। देख लीजिए, अनुच्छेद 76 में आपको महान्यायवादी पद का उल्लेख है संविधान में। अनुच्छेद 76 का 4 यह क्या कहता है? अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। वह अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति के जो आपको प्रसाद पर्यंत यानी जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के आदेश पर ही पूरा कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए, आदेश के रूप में ही पूरा राष्ट्रपति आदेश देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये हुए राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद जो 76 है उसके 4 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश देंगे आपको महान्यायवादी को, और महान्यायवादी पूरा का पूरा आदेश पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे हैं, यानी इन्हीं के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे हैं, यानी इन्हीं के रूप में पूरा कार्य करेंगे। राष्ट्रपति जो आदेश देंगे इनको करना पड़ेगा, यानी इनका पूरा आपको। फिर अगला देखिए, वह अपने कार्यकाल के दौरान पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, यानी इनको जो वेतन दिया जाएगा, यानी जो अपना मेहनत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक महान्यायवादी हैं, वकील हैं, तो वो केस लड़ने के लिए बहुत सारी किताब पढ़ेंगे, तो वो मेहनत करेंगे ना, तो उनको वेतन दिया जाएगा, वेतन और भत्ता दिया जाएगा। तो किनके द्वारा दिया जाएगा? तो आपको राष्ट्रपति जो तय करेगा। राष्ट्रपति कैसे? तो मंत्री परिषद जो तय करेगा, और वो राष्ट्रपति वहाँ पे आपको बताएंगे कि हाँ वेतन इनको इतना दिया जाएगा। यह मान लीजिए एक तरह से पूरा का पूरा राष्ट्रपति पर आपको महान्यायवादी डिपेंड है, यानी अटॉर्नी जनरल जो है आपको पूरा का पूरा किन पर डिपेंड है? तो आपको राष्ट्रपति पर डिपेंड है। तो यहाँ से आप इस अनुच्छेद को क्लियर कीजिएगा। एक शब्द में कहिएगा कि अनुच्छेद 76 का 4 अगर पूछेगा तो उसके अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी कार्य करेंगे, और जो उनको पारिश्रमिक उस समय दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के जो निर्धारित करेंगे, यानी राष्ट्रपति के निर्धारण के अनुसार उनको सारा वेतन और पारिश्रमिक मिलेगा। तो आप लोग इसे क्लियर कीजिए। चलिए अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। एक अनुच्छेद है 76 का 2। ठीक है, यानी अनुच्छेद 76 का 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसा विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। वो अपने से कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति उनको सौंपेंगे कि भारत सरकार को ऐसा सलाह देना है कि इस प्रकार से यह हल किया जाएगा, या इसका जो आपको सॉल्यूशन है इस प्रकार से होगा, तो वो कौन सौंपेंगे? आपको राष्ट्रपति सौंपेंगे कि हाँ ऐसा बात है, आपको यहाँ पे भारत सरकार को इस तरह समझाना है। ठीक है, इसी में देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित या सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए महान्यायवादी बाध्य होंगे। क्या होंगे? आपको बाध्य होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो आपको महान्यायवादी को बोलेंगे, मतलब निर्देशित करेंगे या कोई कार्य सौंपेंगे, तो उसको करने के लिए, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए, वो उनका कर्तव्य है, क्योंकि उसी के लिए वह उन पद पर उनको नियुक्त किया गया है। महान्यायवादी को इसलिए पद पर नियुक्त किया गया है क्योंकि वह आपको भारत सरकार का पूरा संवैधानिक, यानी संविधान बोल रहे हैं, आपको कानूनी रूप से वो मदद करेंगे, इसलिए उनको नियुक्त किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित या सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन करने का महान्यायवादी बाध्य होंगे, यानी पालन करना उनके लिए बाध्य होगा, वो उनको करना ही करना होगा। ठीक है, वो करेंगे नहीं तो अगर वो तंग आ गए तो वो क्या करेंगे? रिजाइन करेंगे। तो इसी हिसाब से आप इसको देखिएगा। 76 का 2 कहेगा के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसा सलाह दे जो राष्ट्रपति उनको सौंपे, यानी राष्ट्रपति जो सौंपेंगे वही भारत सरकार को वह सलाह देंगे।
तो आप इस अनुच्छेद को भी अच्छे से देखिएगा। अनुच्छेद 76 का 4 जो राष्ट्रपति पर आपको निर्भर होंगे, और अनुच्छेद 76 का 2 जो राष्ट्रपति सौंपेंगे वही भारत सरकार को यह समझाएंगे। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आज के जो हमारा क्लास है यहीं तक है। आपका ये जो वीडियो हो जाएगा वो आपको पार्ट 1 के रूप में मिल जाएगा। आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जो आपको पार्ट 2 में आपको महान्यायवादी का जो बच गया 2-3 अनुच्छेद और होगा, और साथ ही साथ आपका इससे कुछ जो भारत के 16 मतलब महान्यायवादी बने, 16 महान्यायवादी का आपको पूरा क्रम नाम बताया जाएगा, और साथ ही साथ कब से कब तक वो ईस्वी पर थे वो बताया जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और जो इनके सहायता के लिए भारत का महाधिवक्ता होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपको पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में हम पूरा चर्चा किए हैं आपको कि महान्यायवादी का पद, उनका शक्तियां का, और 2 अनुच्छेद 76 का 4 और 76 का 2। 76 का 4 आपको 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितना परिचय था वो 12th बेसिस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप इतना ही, और पार्ट 2 में अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। और इस जो टॉपिक है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का एक विधि अधिकारी है, इससे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टकराते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट में हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि किस प्रकार से हमारा वीडियो है। अगर कुछ आपको रॉन्ग लगे, यानी कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बताइएगा, अगले वीडियो से उसको भी सुधारा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।